Hello everyone, welcome to IT Tab. So let's start with the newspaper analysis for 26th of February. Now सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हमें कौन कौन सा न्यूज़ को डिस्कस करना है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट चेर्नोबिल। नाउ चेर्नोबिल जो है वो यूक्रेन के अंदर एक पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है एक्चुअली, जहां पर रिसेंटली रशिया ने इन्वेड कर दिया। नाउ एज यू नो कि रशिया ने यूक्रेन के अंदर इन्वेड किया है और रिसेंटली इस यूक्रेन के साथ साथ उन्होंने जो चेर्नोबिल पावर प्लांट है उसको भी अपने कंट्रोल के अंदर ले लिया। तो एक्जैक्टली चेर्नोबिल पावर प्लांट है क्या, कौन कौन से इश्यूज यहाँ पर ऑलरेडी हो रखे हैं और क्यों ये इतना इल फेमस है, हम इसके बारे में बात करेंगे। सेकंड विल टॉक अबाउट इंडिया और नेपाल ने रिसेंटली एक टास्क फोर्स बनाया है जो कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को डेवलप करने की कोशिश करेगा ताकि इंडिया और नेपाल साथ में मिलकर कुछ इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सके। तो हम इसके बारे में समझेंगे। थर्ड विल टॉक अबाउट एक भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन स्टार्ट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। तो क्या है एग्जैक्टली ये, देखिए नाम से पता चल रहा है भाषा, इट मींस इट इज समथिंग रिलेटेड टू लैंग्वेजेस। तो लैंग्वेज से रिलेटेड क्या है हम इसके बारे में समझेंगे। एंड फाइनली विल टॉक अबाउट एमनाती। एमनाती जो है एक न्यू ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो मेडागास्कर वाला पार्ट है उसके आसपास आया है। बट इस पर्टिकुलर टॉपिक के थ्रू हम आसपास के जितने भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं उसको डिटेल में कवर करेंगे और कौन कौन से ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आसपास आ रखे हैं और क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज को हम प्रॉपर्ली समझेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू टॉक अबाउट, इट इज अबाउट चेर्नोबिल प्लांट। तो देखिए, चेर्नोबिल को समझने से पहले कॉन्टेक्स्ट समझिए। कॉन्टेक्स्ट ये है कि 24 फरवरी यानी कि अराउंड 3 दिन पहले रशिया ने यूक्रेन के ऊपर पूरी तरीके से इन्वेड कर दिया, फुल स्केल इन्वेजन या फिर फुल स्केल वॉर आप समझ सकते हैं, वो स्टार्ट कर दिया। उसके कारण जो यूक्रेन के बहुत सारे डिफरेंट एयरबेस हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, सब के सब कहीं ना कहीं रशिया के कंट्रोल के अंदर अब आ रहे हैं। अब देखिए, जो यूक्रेन का कैपिटल है दैट थिंग इज कॉल्ड एज कीव। ठीक है, कीव जो है दैट इज द कैपिटल ऑफ यूक्रेन और उसके पास में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरफील्ड्स वगैरह है वो सब भी कहीं ना कहीं रशिया के अंदर जा चुके हैं। तो देखिए, कीव के बहुत पास देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज चेर्नोबिल। नाउ ये चेर्नोबिल वो प्लेस है जहां पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रेजेंट है ऑलरेडी और यूक्रेन का। नाउ पहले ये चीज यूएसएसआर की हुआ करती थी, बट ऑब्वियसली आफ्टर 1991 में जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया उसके बाद इट केम अंडर द डायरेक्टली उसके अंदर आ गया, यूक्रेन के जो पावर है, जो यूक्रेन का जो जुरिसडिक्शन है उसके अंदर आ गया। नाउ चेर्नोबिल पावर प्लांट जो है उसको भी पूरी तरीके से रशिया ने अपने कंट्रोल के अंदर ले लिया है राइट नाउ। तो क्या इसका रीजन है हम इसको भी समझेंगे। राइट नाउ आपको ये चीज समझना है। देखिए, रशिया ने जो यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है दैट हैज बीन डन फ्रॉम 3 साइड्स, मतलब लैंड, सी एंड एयर, हर तरफ से मतलब अटैक कर दिया और इसके बारे में हमने काफी बातें की भी है पिछले कुछ दिनों के अंदर। अभी का जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके हिसाब से मोर देन 100 पीपल हैव ऑलरेडी बीन किल्ड, जिसमें बहुत सारे सिविलियंस भी हैं और यहाँ तक कि रशिया भी मतलब रशिया को भी काफी ज्यादा लॉस हुआ है यहाँ पर, जहाँ पर मोर देन 50 to 100 यहाँ पे रशियन सोल्जर्स जो है ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। बहुत सारे रशियन प्लेन्स उनको शॉट डाउन कर दिया गया है। द पॉइंट इज कि दिस पर्टिकुलर वॉर इज एस्केलेटिंग, इस चीज को डी एस्केलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है और दैट कैन बी डन ओनली थ्रू जो डिप्लोमेटिक मीन्स वगैरह है। ऑलराइट, अब हम यहाँ पे समझते हैं एक्जैक्टली कुछ मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ एज वी नो दिस इज रशिया, रशिया के जस्ट पास में दिस इज यूक्रेन, यूक्रेन का नीचे वाला पार्ट क्रीमिया, दिस इज ऑलरेडी अंडर द कंट्रोल ऑफ रशिया। ऑलराइट, इसका नीचे वाला पार्ट ये आपको याद है, दिस इज डॉनबास रीजन। ठीक है, डॉनबास रीजन के अंदर 2 डिफरेंट प्लेसेस थे और वो दोनों ही जो है मतलब आपको याद है कौन कौन से थे। वन वाज डोनेट्स आपको याद है, डोनाट्स्क, और एक था लोहा, यानी कि लोहा से लोहांस्क। डोनाट्स्क और लोहांस्क के दोनों यूक्रेन के वो पार्ट थे जिसको भी पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया है रशिया के द्वारा, मतलब ये पार्ट अब यूक्रेन के कंट्रोल से बाहर निकल गया। ऑलराइट, इसके अलावा रशिया ने जो अटैक किया था वन वाज फ्रॉम यहाँ से सी से अटैक किया, इसके बाद इस पूरे एरिया से तो लैंड से कनेक्ट किया, मतलब लैंड से अटैक किया ही, साथ में बेलारस के अंदर जाकर भी इन्होंने लैंड से अटैक कर दिया। तो देखिए, जब बेलारस से रशिया अटैक करता है तो इट गोज टू अ प्लेस कॉल्ड एज प्रिप्यात। देखिए, प्रिप्यात जो है वो यूक्रेन के अंदर एक सिटी है, शहर है। इसी शहर के अंदर एक्चुअली चेर्नोबिल नाम का एक प्लेस प्रेजेंट है। ठीक है, जस्ट रिमेंबर कि प्रिप्यात जो है एक टाइप का शहर है जो कि इस यूक्रेन के अंदर प्रेजेंट है। इसी प्रिप्यात शहर के अंदर देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज चेर्नोबिल। ऑलराइट, देखिए चेर्नोबिल इज एक ऐसा प्लेस है जहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रेजेंट है यूक्रेन का अपना। ठीक है, मतलब जब पहले यूएसएसआर का हुआ करता था, बाद में यूक्रेन का हो गया। सो पॉइंट इज कि यहीं पर वो चीज प्रेजेंट है। नाउ दिस कम्स अंडर अ प्लेस कॉल्ड एज प्रिप्यात। ऑलराइट, देखिए जब बेलारूस से रशिया ने अटैक किया तो उन्होंने देखा कि प्रिप्यात को जब ट्रैवल करना है तो अगर उनको कीव तक पहुंचना है, कीव इज द कैपिटल ऑफ यूक्रेन, और मतलब इस वॉर को फिनिश करने का सिंपल तरीका ये है कि कैपिटल को अपने कैप्चर के अंदर कर लो। तो रशिया इज ट्राइंग टू डू दैट और रशिया इस कीव को अपने कैप्चर के अंदर करना चाहता है। सो दैट्स व्हाई कीव को अगर जाना है तो देखिए समझिए इसका रूट एक्जैक्टली क्या हो सकता है। वन रूट कैन बी दिस, बट ये आप देख रहे हैं बहुत लंबा है। तो दैट्स व्हाई रशिया डिसाइडेड कि बेलारूस के थ्रू प्रिप्यात आएंगे, प्रिप्यात से डायरेक्टली चेर्नोबिल जाएंगे और चेर्नोबिल से डायरेक्टली हम कीव को अपने कैप्चर के अंदर कर लेंगे। दैट्स व्हाई दे हैव डिसाइडेड टू टेक दिस पर्टिकुलर रूट, इसलिए उन्होंने चेर्नोबिल को अपने कंट्रोल के अंदर ले लिया है। दिस इज द मेन रीजन कि वो चेर्नोबिल को अपने कंट्रोल में ले रहे थे। देयर इज नो अदर रीजन, डोंट मतलब जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग कि चेर्नोबिल को वो किसी भी तरीके का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट ट्राइंग टू वेज अ न्यूक्लियर वॉर हियर। उसको सिंपली कैप्चर इसलिए कर रहे हैं बिकॉज एक शॉर्टेस्ट रूट है जो कि कीव तक पहुंचा सकता है बेलारस के थ्रू, मतलब बेलारस के थ्रू वो जाकर सिंपली कीव तक पहुंचा सकता है। दैट्स व्हाई दे हैव डायरेक्टली टेकन ओवर द मतलब कंट्रोल ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस कॉल्ड एज चेर्नोबिल। ऑलराइट, देखिए मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी काम का नहीं है बिकॉज यहाँ पर जितना भी न्यूक्लियर वगैरह प्रेजेंट है चेर्नोबिल के अंदर उसको पूरी तरीके से डिसफंक्शन कर दिया गया।
इसको हम आगे देखेंगे, बट राइट नाउ यू मस्ट रिमेंबर कि चेर्नोबिल के अंदर कोई भी न्यूक्लियर अभी एक्टिव फॉर्म में नहीं है, तो इसको यूज करने का कोई मतलब नहीं बनता है। बट इसको यूज क्यों किया जा रहा है? बिकॉज ये एक शॉर्टेस्ट रूट है, यानी कि कीव अगर पहुंचना है रशिया को तो बेलारूस के थ्रू डायरेक्टली प्रिप्यात यानी कि जो सिटी है उसके थ्रू चेर्नोबिल आ सकती है, चेर्नोबिल से डायरेक्टली वो यहाँ पर आ सकती है, मतलब जो कीव है वहां आ सकती है, इसलिए उन्होंने इस पर्टिकुलर रूट को मतलब स्टार्ट किया। ऑलराइट, देखिए जो कैपिटल कीव है ना, वहां से जो चेर्नोबिल का डिस्टेंस है दैट इज अराउंड 100 किलोमीटर के आसपास में, और वहीं पे वो न्यूक्लियर प्लांट मतलब प्रेजेंट है, जहां पर वो मतलब एक ऑलरेडी एक हादसा हो रखा है, उस हादसे के बारे में थोड़ी देर में समझेंगे। नाउ देखिए, जब रशिया ने यहाँ पर अटैक किया तो रशिया ने अटैक किया जब, और उन्होंने जब चेर्नोबिल को अपने कंट्रोल के अंदर ले लिया, तो देयर इज अ बॉडी कॉल्ड इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो ये जो बॉडी है इट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन एंड फॉर द प्रॉपर यूसेज ऑफ दिस न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं उन सब के प्रॉपर यूसेज के लिए ये चीज रिस्पॉन्सिबल है। तो आइए ने जाकर यहाँ पर चेक किया, मतलब इस पर्टिकुलर चीज को उन्होंने ये पाया कि जो चेर्नोबिल का जो पावर प्लांट है वो बहुत ही सिक्योरली ऑपरेट कर रहा है, मतलब अभी तक रशिया ने उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की, किसी भी टाइप का रेजिडुअल वेस्ट वगैरह है उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया गया है, या फिर किसी भी तरीके से न्यूक्लियर वॉर को यहां पर वेज करने की कोशिश नहीं की गई है। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट, थोड़ा हम बैकग्राउंड समझते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। देखिए, चेर्नोबिल जो है एक बहुत ही इल फेमस एरिया है। इल फेमस इसलिए बिकॉज 1986 के यहाँ पर माना जाता है कि वर्ल्ड का सबसे डेडलीस्ट न्यूक्लियर एक्सीडेंट जो हुआ था वो यहीं पर हुआ था, चेर्नोबिल के अंदर। ना हुआ क्या था, देखिए, चेर्नोबिल एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर टोटल 6 रिएक्टर्स प्रेजेंट है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स प्रेजेंट है, जहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी को बनाया जाता था, और यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर नंबर 4 जो था ना वहाँ पर वो एक्सप्लोड हो गया। यू डोंट नीड टू रिमेंबर कि कौन सा नंबर ऑफ जो रिएक्टर है वो एक्सप्लोड हुआ था, आप ओवर टाइम्स ऑटोमेटिकली, मतलब ओवर द टाइम आप उसको ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। राइट में आपको समझना है कि उनमें से एक न्यूक्लियर रिएक्टर जो था वो एक्सप्लोड हो जाता है, और उसके कारण आसपास के पूरे एरिया के अंदर जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन था वो पूरी तरीके से फैल गया। नाउ देखिए, ऑल्दो यूक्रेन के अंदर प्रेजेंट है, बट दैट पर्टिकुलर रेडिएशन लीक वाज नॉट जस्ट लिमिटेड टू यूक्रेन, इट एक्चुअली रेडिएटेड टू एंटायर यूरोप, पूरे के पूरे यूरोप तक वो पहुंच चुका था। ऑलराइट, इस मैप को ध्यान से देखिए। नाउ इस मैप को देखिएगा तो आपको पता चलेगा। देखिए, दिस इज चेर्नोबिल जो कि यूक्रेन के अंदर प्रेजेंट है। ऑलराइट, यूक्रेन के जो उसका इमीडिएट एरिया था दैट वाज 30 किलोमीटर के आसपास का जो ये एरिया था वो तो पूरी तरीके से इनहैबिटेबल हो गया, मतलब यहाँ पे तो कोई भी रह नहीं सकता था। बट अगर आसपास का जितना भी आप ये जो ऑरेंज पोर्शन देख रहे हैं, ऑरेंज रेड जो ब्राउन पोर्शन देख रहे हैं, दे आर द वंस व्हिच आर अफेक्टेड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, मतलब यहाँ तक न्यूक्लियर वेस्ट पहुंच चुका था, यहाँ तक कहीं ना कहीं रेडियो एक्टिव गैसेस पहुंच गई। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इट हैज ऑल्सो स्प्रेड टू रशिया। इसके अलावा वी हैव एस्टोनिया, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, और दूर दूर यानी कि आयरलैंड तक भी पहुंचा हुआ है, यानी यूके, वी हैव फ्रांस, ठीक है, मतलब फ्रांस, यहाँ पे जर्मनी, वी हैव स्विट्जरलैंड, क्रोएशिया, इटली, ग्रीस, रोमानिया, ऑलमोस्ट एंटायर यूरोप को इसने डायरेक्टली इंडायरेक्टली कवर कर लिया। जस्ट ट्राई टू रिमेंबर, देखिए जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं ना, दे डोंट लिमिट देमसेल्फ टू एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया, वो लगातार स्प्रेड होते रहते हैं, और इफ दे ट्राई टू स्प्रेड ना तो ऑब्वियसली दे डोंट सी एनी टाइप ऑफ बाउंड्री, वो सिंपली स्प्रेड होते रहते हैं, जो भी रास्ते में आता है उसको पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। सो दैट्स हाउ इट एक्चुअली स्प्रेड, एंड ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं पूरे के पूरे यूरोप को इसने कहीं ना कहीं अपने कैप्चर के अंदर ले लिया था, इस पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव डीके ने। ऑलराइट, तो जैसे मैंने आपको बताया, जो चेर्नोबिल नाम का जो प्लेस है, जो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है, दैट इज एक्चुअली प्रेजेंट एट अ प्लेस कॉल्ड एज प्रिप्यात, और ये प्रिप्यात जो है वो यूक्रेन के अंदर एक सिटी है। ठीक है, अब देखिए, जो 1986 के अंदर ये पर्टिकुलर चीज होता है, यानी कि ये न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है, तो इस चीज को रोकने के लिए, इसका जो रेडियो एक्टिव वेस्ट था ये लगातार स्प्रेड हो रहा था, तो इस स्प्रेड को रोकने के लिए यहाँ पर एक प्रोटेक्टिव डिवाइस इसके आसपास लगाया जाता है, मतलब पूरे चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास में एक प्रोटेक्टिव डिवाइस लगाया जाता है, जिसके थ्रू जो भी फर्दर रेडिएशन लीकेज वगैरह हो रहा है उसको प्रिवेंट करने की कोशिश की जाती है, ताकि और ज्यादा लीकेज ना हो। और उसके बाद मतलब व्हाट वाज डन वाज, ऑल्दो रिएक्टर सिर्फ एक ही यहाँ पर लीक हुआ था, बट इसके बावजूद जो जितने भी यहाँ पर मतलब बाकी रिएक्टर्स थे उन सबको डिसेबल कर दिया गया था। द रीजन वॉज, अगर वो चीज ऑपरेटिंग रहती है और अगर फर्दर लीकेज होता तो देखिए मतलब हमने एक चीज देखा कि एक रिएक्टर यहाँ पर लीक हुआ था तो ऑलमोस्ट एंटायर यूरोप यहाँ पर डायरेक्टली इससे अफेक्ट हो रहा है। बट सोचिए, अगर और ज्यादा नंबर ऑफ रिएक्टर्स यहाँ पर लीक होना स्टार्ट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली पूरे का पूरा यूरोप कहीं ना कहीं से डिसेबल हो जाएगा। दैट्स वाई इस चीज को पूरी तरीके से डिसेबल कर दिया गया था, बाकी जितने भी रिएक्टर्स थे उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गए थे, एंड इट वॉज डीम्ड अनफिट फॉर फर्दर यूज, मतलब इसको आगे यूज करने से पूरी तरीके से मना कर दिया गया। ऑलराइट, देखिए जब ये एक्सीडेंट हो गया था तो इस चीज के आसपास जो भी एनवायरमेंट का जो भी नुकसान वगैरह हुआ था उसको प्रॉपर्ली उसकी भरपाई करने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए अराउंड 18 मिलियन सोवियत रूबल्स लगे थे उस पर्टिकुलर टाइम में। नाउ देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोवियत रूबल्स, ध्यान से देखिए, जो रशिया है, रशिया का जो करेंसी है दैट इज कॉल्ड एज रशियन रूबल्स। ठीक है, रशियन रूबल्स। नाउ व्हाई आर वी सेइंग सोवियत रूबल्स, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 1986। जस्ट रिमेंबर कि जो यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन हुआ था दैट वाज इन 1991, यानी कि 1991 में जाकर यूएसएसआर था वो डिसइंटीग्रेट हुआ था, तो उससे पहले देयर वाज यूएसएसआर पूरी तरीके से इंटैक्ट था, तो वो जो था वो जितने भी मतलब जो उसका जो करेंसी था दैट वाज एक्चुअली कॉल्ड एज सोवियत रूबल्स। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि सोवियत रूबल्स में 18 मिलियन डॉलर मतलब 18 मिलियन सोवियत रूबल जो है उसमें लगे थे, और उसके कारण न्यूक्लियर रेडिएशन जितना भी हुआ था उसको रोकने की कोशिश की गई थी। ये हमने इतने पैसे खर्च किए थे इस चीज को रोकने के लिए, मतलब जो रशिया वगैरह इन सब ने पैसे खर्च किए थे। नाउ
नाउ माना जाता है कि इसका जो इफेक्ट था इस पर्टिकुलर रेडिएशन स्प्रेड का, इट एक्चुअली स्प्रेड टू अराउंड 2600 स्क्वायर किलोमीटर्स। पीछे आपने इस मैप में देखा कि ऑलमोस्ट एंटायर यूरोप को इसने अपने डायरेक्टली कैप्चर के अंदर ले लिया था, मतलब थोड़ा थोड़ा हर जगह के अंदर फैल गया था। उसका मतलब कि इसका स्प्रेड बहुत ज्यादा फैल गया था। नाउ यहाँ पर जो साइंटिस्ट वगैरह गए उन्होंने यहाँ पर जाकर चेक किया और उन्होंने ये पाया कि नेक्स्ट 24,000 ईयर्स तक, मतलब 24,000 सालों तक यहाँ पर कोई भी ह्यूमन सेफली रह नहीं सकता है। ना देखिए यहाँ पर जो लीकेज हुआ है ना, वहाँ उसके आसपास जो भी रेडियो एक्टिव वगैरह डीके वगैरह प्रेजेंट है, उसके कारण जो आज भी जो आसपास के बच्चे होते हैं ना, दे आर एक्चुअली बॉर्न, मतलब वो बहुत ही डिफेक्टिव टाइप के बॉर्न होते हैं। किसी के हाथ नहीं होते हैं, किसी के पैर नहीं होते हैं, किसी के बॉडी का कोई पर्टिकुलर पार्ट डिफॉर्म्ड होता है। दिस इज द काइंड ऑफ इम्पैक्ट जो कि रेडियो एक्टिव डीके हमारी बॉडी के ऊपर कर सकते हैं। इसी चीज के कारण जो साइंटिस्ट वगैरह उन्होंने ये बोला कि 24,000 ईयर्स तक नो ह्यूमन कैन एक्चुअली लिव ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेस। तो इस चीज को पूरी तरीके से अनइनहैबिटेबल काइंड ऑफ डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, सो राइट नाउ इसको न्यूक्लियर वेस्ट के स्टोरेज सेंटर की तरह इसको यूज किया जाता है। मतलब जितना भी न्यूक्लियर वेस्ट का स्टोरेज वगैरह होता है उन सबको यहाँ पर लाके रखा जाता है, उसको डंप किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर रखा जाता है। तो आई होप आपको चेरनोबिल के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी सबको समझ आ गई। देखिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज चेरनोबिल एक ऐसी चीज है जो कि लगातार न्यूज में तो रहती है, बट इसका डायरेक्ट कहीं पर भी मतलब कोई भी रिलेशन नहीं आता है। तो इसका पहली बार रशिया ने जब डायरेक्टली चेरनोबिल को डायरेक्टली अपने कंट्रोल में लिया है, तो ये फिर से न्यूज में आना स्टार्ट हो गया है, एंड दैट टू इन अ डायरेक्ट इंपैक्ट। ठीक है, तो इस चीज के लिए यूपीएससी के लिए एक हॉट टॉपिक बन सकता है। दिस कैन बी आस्क्ड डायरेक्टली इन यूपीएससी कि एग्जैक्टली चेरनोबिल में क्या हुआ था या फिर कब हुआ था एंड व्हाट आर द फैक्टर्स इन्वॉल्व। तो ये सब चीज आपको हल्का हल्का ध्यान रखना है। ऑलराइट, तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहाँ हम बात करने वाले हैं इंडिया और नेपाल रिसेंटली एक टास्क फोर्स बना रहे हैं जो कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को और ज्यादा डेवलप करने की कोशिश करेंगे। नाउ एम क्या है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि दोनों ने, इंडिया और नेपाल ने साथ में मिलकर एग्री किया है कि वो एक जॉइंट टास्क फोर्स बनाएंगे। एम क्या है, एम यह है कि एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें दोनों ही कंट्री अपना अपना इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करेंगे। देखिए टोटल 6 मेंबर्स का इसमें एक टाइप का टास्क फोर्स होगा, जिसमें 3 मेंबर्स इंडिया के होंगे और 3 मेंबर्स नेपाल के होंगे। दोनों में से 3 मेंबर्स होंगे और वो साथ में मिलकर डिसाइड करेंगे कि एक्जैक्टली क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। देखिए मीटिंग कब हुई है, रिसेंटली क्या हुआ है, नेपाल और इंडिया का एक एनर्जी सेक्रेटरी लेवल एक ज्वाइंट मीटिंग हुई है जो कि 9th मतलब इन नंबर है, हर साल होती रहती है। तो 9वां नंबर का जो मीटिंग हुआ है रिसेंटली काठमांडू यानी कि नेपाल का जो कैपिटल है वहां पर हुआ है। उसी चीज के अंदर ये डिसाइड किया गया है कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, उसको और ज्यादा डेवलप करने के लिए, फास्ट करने के लिए हम एक टास्क फोर्स का गठन करेंगे। उसके अंदर 3 इंडियन होंगे और 3 नेपालीज होंगे। ठीक है, इन सबको साथ में लेकर के हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, देखते हैं एग्जैक्टली क्या है। जब ये मीटिंग हुई थी तो टोटल 4 चीजों का यहाँ पर डिस्कस किया गया था। पहली बात बोली गई कि जितने भी ट्रांसमिशन लाइंस ऑलरेडी इंडिया और नेपाल के बीच में प्रेजेंट है उसको और ज्यादा बेटर करना है, उसको और ज्यादा डेवलप करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस। देखिए ट्रांसमिशन लाइंस होते हैं वो, देखिए आपने इस टाइप के देखे होंगे ना, इस टाइप के आपने देखे होंगे जहां पर जिससे इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली ट्रांसमिट होता है। दैट थिंग इज कॉल्ड एज ट्रांसमिशन लाइन। सेकंड, तो पहला तो ये बोला जाए कि जितने भी एक्जिस्टिंग ट्रांसमिशन लाइन ऑलरेडी इंडिया और नेपाल के बीच में प्रेजेंट है उसको और ज्यादा डेवलप करना है, उसको अपडेट करना है, उसको अपग्रेड करना है। सेकंड चीज, जहां पर भी ऐसे ट्रांसमिशन लाइन जहां पर प्रेजेंट नहीं है, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर है या फिर जो प्रपोज्ड है, उसको बनाना है। ठीक है, सेकंड चीज हो गया। थर्ड चीज, एक अरुण 3 नाम का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। देखिए देयर इज अ अरुण रिवर जो कि नेपाल से स्टार्ट होती है, ओरिजिनेट होती है, मतलब एक्चुअली चाइना से ओरिजिनेट होती है, नेपाल में आती है और देन इंडिया में आती है। तो जो अरुण रिवर है ना, इसी पर्टिकुलर रिवर को यूज किया जा रहा है हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट है उसको डेवलप करने के लिए। तो थर्ड चीज हो गया कि अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है उसको डेवलप किया जाएगा। एंड फोर्थ इज कि इंडिया और नेपाल के बीच का जो पावर का ट्रेड है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी का ट्रेड है, उसके बारे में बातचीत की जाएगी। तो ये 4 मेन चीजों के ऊपर यहाँ पर बातचीत की गई है। आई होप आपको ये चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई। नाउ इसके अलावा ये भी बोला गया है दे आल्सो एग्री टू इंक्रीज द कैपेसिटी। नाउ अभी तक हमारे जितने भी कैपेसिटी थे उसको इंक्रीज करके हम यहाँ पे 400 किलोवाट्स तक इसको, मतलब किलोवोल्ट तक इस चीज को पहुंचाना है। नाउ आपको एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना है, ये जो ट्रांसमिशन लाइन जो हम बनाने की बात कर रहे हैं, जो कि अरुण रिवर से होके आएगा, मतलब ये जो ट्रांसमिशन लाइन है दैट इज कॉल्ड एज धालकेबार मुजफ्फरपुर ट्रांसमिशन लाइन। नाउ जस्ट रिमेंबर मुजफ्फरपुर इज अ प्लेस इन बिहार। ठीक है, बिहार के अंदर प्रेजेंट है। देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड एज मुजफ्फरपुर एंड सिमिलरली देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज धालकेबार दैट इज प्रेजेंट इन नेपाल। सो नेपाल और जो इंडिया है उसके बीच में एक प्लेस है दैट इज कॉल्ड धालकेबार मुजफ्फरपुर। एक टाइप का ट्रांसमिशन लाइन बनाया जाएगा जिसके थ्रू इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट किया जाएगा। ना जैसे मैंने आपको बताया 400 किलोवाट्स का ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट होने वाला है, मतलब इतना जो अमाउंट ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हर साल यहाँ से स्प्रेड की जाएगी, मतलब ट्रांसमिट की जाएगी। नाउ अराउंड 140 किलोमीटर का ये लाइन बनने वाला है जो कि धालकेबार और मुजफ्फरपुर के बीच में होगा, जिसमें से 20 किलोमीटर तो नेपाल के अंदर होगा, बाकी जो 120 किलोमीटर है वो इंडिया के अंदर होने वाला है। तो वन थिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर इज कि नेपाल से ज्यादा यहाँ पर इंडिया के अंदर पर्टिकुलर ट्रांसमिशन लाइन बनाएगा। तो ऑल्दो हमने पीछे बात की थी कि दोनों ही कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करेंगे, बट ध्यान से सोचिए कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट कौन प्रोवाइड करेगा, दैट विल बी इंडिया। तो इंडिया इसके अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करेगा एज कंपेयर टू
टू नेपाल। ऑलराइट, इस चीज को ध्यान से देखिए, इस पर्टिकुलर मैप को। दिस शोज ऑल द प्रोजेक्ट्स जो कि इंडिया और नेपाल के बीच में राइट नाउ हो रहा है। नाउ वी हैव मेनी प्रोजेक्ट्स, बट हम यहाँ पर जो फोकस करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। देखिए, मुजफ्फरपुर से यहाँ से निकलती है और देयर इज अ प्लेस यहाँ पर, ठीक है, धाल के बाद। सो मुजफ्फरपुर से धाल के बाद ये जो आप प्लेस देख रहे हैं, ठीक है, दिस पर्टिकुलर ट्रांसमिशन लाइन को डेवलप करने की बात की जा रही है, जिसको 400 किलोवोल्ट तक बनाने की बात की जा रही है। सो इसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट रिमेंबर कि मुजफ्फरपुर इज अ प्लेस इन बिहार, यानी कि जो इंडिया के अंदर है, और धाल के बाद इज अ प्लेस इन नेपाल, जो कि नेपाल के अंदर है। ऑलराइट, आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज जो अरुण 3 जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, हम इसके बारे में समझते हैं। देखिए, पीछे तो हमने बात कर ली, जो भी ट्रांसमिशन लाइंस होंगी दैट विल बी ऑफ अराउंड 400 किलोवोल्ट्स। नाउ साथ ही साथ जो अरुण 3 जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इसको बनाया जाएगा अराउंड 900 मेगावाट्स का, मतलब 900 मेगावाट्स इतनी जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है इसको जनरेट कर सकती है एक बार में। ऑलराइट, ये जो बनाया जा रहा है, ये नेपाल के ईस्टर्न पार्ट में अरुण नाम की एक रिवर है जो कि फ्लो करती है, उसी रिवर को यूज करके इस पर्टिकुलर चीज को बनाया जा रहा है। नाउ इस जो प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है, उसमें डेवलप करने में दो मेन बॉडीज है जो कि काम कर रही है। फर्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ नेपाल और सेकंड इज इंडिया की तरफ से देयर इज अ बॉडी कॉल्ड एज सतलज जल विकास निगम लिमिटेड, ठीक है। सो सतलज जो रिवर है, उसी चीज को जो डेवलप करने वाला जो यहाँ पर जो मेन डिपार्टमेंट है, उसी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि जो अरुण रिवर का जो प्रोजेक्ट बनाना है वो भी आपको ही बनाना है। नाउ इस प्रोजेक्ट को साइन किया गया था 2008 के अंदर अंडर अ कंसेप्ट कॉल्ड एज BOOT। देखिए, BOOT क्या होता है, इसका नाम सिंपल सा है, बिल्ड ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफर। इसके बारे में थोड़ी देर में समझेंगे, बट अब बस इतना देखिए कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो हमने जो प्रोसेस स्टार्ट किया था, दैट थिंग वाज बेस्ड ऑन BOOT प्रोसेस, जिसका टोटल 30 इयर्स का टाइम पीरियड था, ठीक है। इसमें हम समझेंगे एक्जैक्टली 30 इयर्स का टाइम पीरियड का मतलब क्या है, बट आप आई होप मेन चीज समझिए। नाउ इस मैप को देखिए, इसके अंदर हम नेपाल के कुछ मेन रिवर्स को देख रहे हैं। नाउ यू डोंट नीड टू सी ऑल द रिवर्स, हम यहाँ पर कुछ रिवर को देखेंगे। देखिए, देयर इज वन रिवर जो कि चाइना से, देखिए ना, चाइना से यहाँ से एक स्प्रेड हो रही है, ठीक है, स्टार्ट हो रही है, एंड इट मूव्स ऑन चाइना के अंदर। उसके बाद दिस रिवर गोज इन नेपाल। दिस रिवर का नाम जो है दैट इज अरुण रिवर, और यही अरुण रिवर जो है चाइना से होते हुए नेपाल जाती है और फाइनली वो इंडिया के अंदर आती है। सो दिस इज अरुण रिवर। इस चीज के ऊपर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ एज यू सी, ये अरुण रिवर काफी लंबा रिवर है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या अरुण रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नेपाल, नो इट इज नॉट। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नेपाल इज कॉल्ड एज कर्नाली, ठीक है। देखिए, कर्नाली रिवर जो है वो इस तरीके से यहाँ ट्रैवल करती है, एक्चुअली स्प्रेड्स, ठीक है। तो अगर आप इसका ज्योग्राफिकल एरिया देखेंगे, दैट इज कंपैरेटिवली मोर एज कंपेयर टू अरुण रिवर। बिकॉज देखिए, अरुण रिवर नेपाल के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रेजेंट है, बट जो कर्नाली रिवर है वो देख रहे हैं बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स के कारण इसका जो लेंथ है वो काफी लंबा होता है। तो जस्ट रिमेंबर, बिकॉज अरुण रिवर के ऊपर जो क्वेश्चन है ऑलरेडी एक दो एग्जाम्स के अंदर ऑलरेडी पूछे गए हुए हैं, जहां पर ये एक स्टेटमेंट आया हुआ था कि इज अरुण रिवर द लॉन्गेस्ट रिवर इन नेपाल, सो इट इज नॉट। नाउ ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है ऑल्दो 2008 से चल रहा है, बट ये लगातार पिछले 2-3 सालों से न्यूज में चल रहा है, बिकॉज हम काफी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं इस पर्टिकुलर चीज को डेवलप करने के, बल्कि हम डेवलप कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो इसी चीज के लिए इस पर्टिकुलर न्यूज को आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट, तो आप समझ गए कि अरुण रिवर के ऊपर इस प्रोजेक्ट को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट द लार्जेस्ट रिवर इन नेपाल दैट इज कॉल्ड एज कर्नाली रिवर, ठीक है। सो कर्नाली रिवर आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट, और देखिए, ये भी चीज ध्यान रखना है कि जो कर्नाली रिवर है वो भी इंडिया के अंदर आता है, ठीक है। जस्ट सी कि ये भी इंडिया के अंदर आता है। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अरुण रिवर आती है, और बहुत सारी रिवर्स ऐसी हैं जो कि नेपाल वाली हैं, जो कि इंडिया के अंदर आती है। ऑब्वियसली बात है, देखिए, नेपाल इज एक्चुअली हिमालयन स्टेट, तो हिमालयन स्टेट से जो भी रिवर आएगी वो तो इंडिया के अंदर आएगी, बड़ी छोटी रिवर हो, बट वो इंडिया के अंदर डेफिनेटली आएगी। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इज कि व्हाट इज BOOT। हमने देखा पीछे, बिल्ड ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफर, एक्जैक्टली है क्या। देखिए, एक टाइप का प्रोसीजर होता है। जब भी हमें कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाना होता है तो हम उसको डिफरेंट मेथड्स के थ्रू बनवाते हैं। नाउ देखिए, कुछ यहाँ पर गवर्नमेंट की बॉडीज होती हैं, दे आर कॉल्ड एज पब्लिक बॉडीज, और कुछ यहाँ पे प्राइवेट बॉडीज होती है, दोनों साथ में मिलकर काम करती हैं। तो किस पर्टिकुलर मैकेनिज्म के अंदर दोनों साथ काम करेगी, वो अलग अलग मैकेनिज्म हो सकते हैं। उसमें से जो एक मैकेनिज्म है दैट इज कॉल्ड एज BOOT। मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। देखिए, जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, किसी कंपनी को एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करती है। नाउ दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स 4 थिंग्स, बिल्ड, ओन, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। क्या मतलब इसका मतलब है उस पर्टिकुलर कंपनी को ये मतलब कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि आप एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बनाओ, बिल्ड करो, उसके बाद उस पर्टिकुलर बिल्ड को आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ओन करो, और जब आप ओन करोगे तो उसको आप ऑपरेट करोगे, ठीक है। देखो, आपको याद होगा पीछे हमने देखा कि 30 इयर्स का इसका जो टाइम पीरियड है, तो यही वो 30 इयर्स का टाइम पीरियड है, मतलब 30 सालों तक इसको ऑपरेट करना है। मतलब देखिए, बिल्ड करने से लेकर, ओन करने से लेकर, ऑपरेट, इस पूरे के पूरे पीरियड का टाइम इसको 30 इयर्स का दिया गया है। उसके बाद 30 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद यू हैव टू ट्रांसफर इट बैक टू गवर्नमेंट। तो जो इंडियन गवर्नमेंट का पार्ट है और जो नेपाल गवर्नमेंट का पार्ट है उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दैट थिंग इज कॉल्ड एज बिल्ड, ओन, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली क्लियर हो गया। देखिए, बहुत ईजी है। बिल्ड का मतलब होता है जो एक पर्टिकुलर प्राइवेट बॉडी है उसको बनाएगी, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को डेवलप करेगी, उसके बाद उसे वो खुद ही ओन कर लेगी, मतलब वो डायरेक्टली बनाकर सेंड नहीं कर देगी गवर्नमेंट को, खुद ही ओन कर लेगी। उसको ओन करने के बाद उसको मतलब एक पर्टिकुलर फिक्स पीरियड तक उसको ऑपरेट करेगी। तो मतलब इस पर्टिकुलर जो ये प्रोजेक्ट है उसके अंदर 30 इयर्स का जो टाइम पीरियड लिखा हुआ है, यानी कि 30 साल तक ऑपरेट करेगी, एंड फाइनली 30 साल के बाद उसको ट्रांसफर कर देगी बैक टू इंडियन गवर्नमेंट एंड नेपाली गवर्नमेंट। तो आपने देखा कि पब्लिक और जो प्राइवेट सेक्टर है दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। तो इसी पर्टिकुलर मैकेनिज्म से एक मैकेनिज्म जो है दैट इज कॉल्ड एज BOT। नाउ फाइनली देखिए, जो अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो एक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट होने वाला है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, इसको समझते हैं। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं ना, वो 2 डिफरेंट मेथड से बन सकते हैं, ठीक है। तो उनमें से एक मेथड
होता है, दैट थिंग इज कॉल्ड एज रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। नो यहाँ पर क्या होता है, हम फ्लोइंग वाटर को यूज करते हैं। देखिए जहां पर रिवर वर्ड आ रहा है उसका मतलब तो क्या है कि हम फ्लोइंग वाटर वगैरह जो है इसको यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। नाउ किस तरीके से हम उस पर्टिकुलर वाटर को यूज करते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इस पर्टिकुलर मैप को ध्यान से देखिए। इस मैप को अगर आप देखेंगे, देयर इज अ रिवर जो कि ऊपर से आ रहा है। देखिए रिवर से आ रहा है, दिस इज द नेचुरल फ्लो ऑफ द रिवर, ठीक है, नेचुरल फ्लो है। अब क्या किया हमने, इस पर्टिकुलर रिवर के अंदर हमने छोटा सा डाइवर्जन बनाया, ठीक है, डाइवर्जन बनाया। दिस डाइवर्जन इज कॉल्ड एज डैम, सिंपल वर्ड्स में डैम कहते हैं इसको, ठीक है। तो हमने देखिए यहाँ पर एक डैम बनाया और इस डैम के थ्रू हमने थोड़ा सा वाटर इसका डाइवर्ट करना स्टार्ट कर दिया। जब ये वाटर हमने डेवलप किया उसके बाद हमने इस पानी को लिया और एक टैंक के अंदर इसको डेवलप किया, मतलब एक टैंक के अंदर उसको स्टोर किया। दैट पर्टिकुलर टैंक जो भी स्टोरेज होता है ना उस पर्टिकुलर एक हाइड्रो डैम का, उसे फोरवे कहते हैं। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है, कि फोरवे कहते हैं। तो फोरवे के अंदर उस पानी को स्टोर किया जाता है। उसके बाद एक हाइट से, मतलब काफी ऊपर से उस पर्टिकुलर पानी को नीचे की तरफ छोड़ा जाता है एक हाउस के ऊपर, मतलब हाउस मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर। इस प्लेस के अंदर टरबाइन रखा होता है, ठीक है, और देयर इज अ बिग टरबाइन, जो बहुत बड़ा टरबाइन होता है वो अंदर रखा होता है। तो देखिए पानी जो होता है ना, वो जब ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा तो वो ग्रेविटी के फोर्स के अंदर काफी ज्यादा स्पीड को अटेन कर लेगा ऑब्वियसली। तो ग्रेविटी के कारण ये बहुत फास्ट हो जाता है। उसके कारण क्या होता है, पानी नीचे की तरफ जाता है और ये पानी डायरेक्टली जब टरबाइन के ऊपर गिरता है तो टरबाइन अचानक से बहुत तेज घूमने लगता है। जब टरबाइन यहां पर घूमता है तो ऑटोमेटिकली टरबाइन के घूमने के कारण जो डिफरेंट प्रोसेस है वहां पर होता है और जो भी मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है बेसिकली काइनेटिक एनर्जी के अंदर डेवलप हो जाती है। मतलब ये सब तो ऑब्वियसली साइंस वाली बात हो गई, बट आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही है कि ग्रेविटी को यूज किया जाता है वाटर को ऊपर से नीचे फेंकने के कारण, और ग्रेविटी के कारण स्पीड फास्ट हो जाती है और स्पीड को यहाँ पर डायरेक्टली टरबाइन के ऊपर यूज किया जाता है। उसके कारण क्या होता है, टरबाइन यहाँ पे घूमने लगता है और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से देखिए इसी पर्टिकुलर हाउस से जहां पे टरबाइन हाउस होता है वहीं से ट्रांसमिशन लाइन डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। तो यहीं से इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होता है उस पर्टिकुलर ट्रांसमिशन लाइन के पास भेजा जाता है और यहाँ से जो ट्रांसमिशन लाइन है वो डिफरेंट अलग अलग जगहों पर ये मतलब कनेक्टेड होता है। वहां पे हर एक जगह जहां जहां पे आपको इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना है वहां पर आप पहुंचा सकते हो। दिस इज अ सिंपल मैकेनिज्म कैसे जो रिवर प्रोजेक्ट्स है, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है, वो कैसे काम करते हैं। और देखिए जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है वो दो तरीके से काम कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको जनरल व्यू बताया, मैं आपको दो डिफरेंट तरीके बताता हूं। देखिए वन इज कॉल्ड एज स्टोरेज प्रोजेक्ट और सेकंड इज कॉल्ड एज रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। Now, what is the main difference between storage and run of the river project? देखिए जो पीछे हमने देखा that was a type of storage project, ठीक है। देखा मैं आपको पीछे बताया था ना, ये देखिए there is a place called as फोरवे। फोरवे के अंदर पहले पानी को स्टोर किया जाता है। पानी को स्टोर करने के बाद उसको नीचे की तरफ काफी स्पीड से फेंका जाता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। उसके कारण जो टरबाइन है वो घूमती है। नाउ सोचिए अगर हम इस पर्टिकुलर स्पीड को, जो स्पीड ऑफ वाटर है, इसको हम यहाँ पर एक्सेस ना करके डायरेक्टली यहीं पर एक्सेस करना स्टार्ट कर दें, मतलब यहीं पर अगर हम डैम बना दें, मतलब जो नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर है, समझिए जो नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर है, मतलब बिना पानी को स्टोर किए अगर हम नेचुरली इसको यूज करना स्टार्ट कर दे, देन दैट विल बी कॉल्ड एज अ रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। मतलब रिवर जो है वो रन कर रहा है एंड रनिंग रिवर को हम यहाँ पर यूज करके इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं। अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। अगर हम इस पानी को एक जगह पर स्टोर करते हैं, ठीक है, जैसे सपोज वो पीछे से रिवर आ रहा है, हमने पानी को यहाँ पर स्टोर किया और स्टोर करने के बाद उसको काफी तेजी से हम ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, मतलब ग्रेविटी के कारण, और यहाँ पर हमने यहाँ पर टरबाइन हाउस बना रखा है। तो यहाँ से क्या होगा, जो रिवर जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, दैट विल बी कॉल्ड एज अ पार्ट ऑफ स्टोरेज प्रोजेक्ट। यहाँ पर क्या होता है, पानी को पहले स्टोर किया, उसके बाद हमने ऊपर से नीचे फेंका, यानी कि ग्रेविटी फेंका, उसके कारण ये चीज यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। बट सपोज ये रिवर यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है और हमने यहाँ पर स्टोरेज मतलब स्टोर ना करके हमने सिंपली उस चीज को, नॉर्मल जो रिवर का फ्लो है, अगर देखिए जो फास्ट रिवर का फ्लो है उसी फास्ट को रिवर को हमने फ्लो किया और यहाँ पर देखिए बहुत सारी टर्बाइंस वगैरह लगी हुई हैं रिवर के अंदर ही, ठीक है, रिवर के अंदर ही लगा दी हमने सारी की सारी टर्बाइंस को। तो दैट थिंग विल बी कॉल्ड एज रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। आई होप आप दोनों के बीच में जो मेन डिफरेंस है वो समझ गए। तो आई होप जो मेन चीज था वो आप समझ गए यहाँ पर कि जो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट होता है वो एक्चुअली नेचुरल फ्लो ऑफ द रिवर को यूज करता है, ठीक है, पावर को जनरेट करने के लिए, सिंपल वर्ड्स में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। अब देखिए आप समझ गए जो स्टोरेज होगा उसमें, देखिए जो जैसे ये स्टोरेज वाला है उसमें पहले क्या करना होगा, पहले हमें यहाँ पे स्टोरेज फैसिलिटी बनानी होगी, रिवर को डाइवर्ट करना होगा, उसके बाद हम जाकर इस पर्टिकुलर चीज को यूज कर सकते हैं। बट अब अगर आप रन ऑफ द रिवर को समझेंगे तो इसमें बहुत ही कम टाइम लगता है। आप क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पर एक टाइप का टरबाइन लगा सकते हैं और उसी पर्टिकुलर टरबाइन के थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एक चीज तो आप समझ गए कि इसे बनाने में बहुत कम टाइम लगेगा, बहुत ही एक्सपेंसिव नहीं होगा ये, मतलब बहुत ही सस्ता होगा, और सेकंड चीज बहुत ही शॉर्ट टाइम में बन जाएगा, और थर्ड चीज कि किसी भी टाइप का एनवायरमेंटल फुटप्रिंट नहीं होगा इसके अंदर, मतलब किसी भी टाइप का एनवायरमेंट को डैमेज नहीं करेगा। तो आई होप आप जो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट होता है उसको अच्छे समझ गए कि एक्जैक्टली इसका क्या डिफरेंस है स्टोरेज जो प्रोजेक्ट होता है उसके हिसाब से, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। सो देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहाँ बात करने वाले हैं भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन के बारे में। देखिए नाम से पता चल रहा है भाषा, भाषा मतलब बात लैंग्वेज, तो लैंग्वेज से कुछ रिलेटेड है। तो दिस पर्टिकुलर इमेज को ध्यान से देखिए, इस इमेज को ध्यान से देखेंगे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज बीइंग डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इस चीज को डेवलप कर रहा है जहां पर ये बोला जा रहा है कि देयर इज अ ऐप कॉल्ड एज भाषा संगम ऐप। इस ऐप से हमें कुछ करना है, समझते हैं कि क्या है।
देखिए, अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इस चीज को प्रमोट कर रहा है, इसको स्टार्ट कर रहा है। एम क्या है? एम ये है कि मल्टीलिंग्विज्म को यहाँ पे प्रमोट करना है। भाषा मीन्स व्हाट? भाषा मीन्स लैंग्वेज। तो यहाँ पर क्या है? भाषा का सर्टिफिकेट दे रहा है। इसका मतलब क्या है? मल्टीलिंग्विज्म को हम यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं। मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन, जैसे मान लीजिए एक यहाँ पर इंडियन है, तो एक इंडियन को सिर्फ एक ही लैंग्वेज क्यों है, राइट? वो उसे मल्टीपल लैंग्वेजेस भी आ सकती है ना। दिस इज द मीनिंग, जहाँ पर हम मल्टीलिंग्विज्म को प्रमोट कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जो इंडिया की जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, मतलब हमारे यहाँ पर इतने सारे कल्चर्स, हमारे यहाँ पे इतने सारे एथनिसिटी ग्रुप्स हैं, हमारे यहाँ पे इतने सारे एथनिक ग्रुप्स हैं, इतने सारे लैंग्वेजेस है, कल्चर्स हैं, हर चीज को इम्बाइब करना है हर एक पर्सन के अंदर। मतलब अगर एक पर्सन ज्यादा से ज्यादा चीजें जानेगा तो वो एक्चुअली इंडिया की एक्चुअल डाइवर्सिटी को फील कर सकता है। नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत स्पिरिट। नाउ एक भारत श्रेष्ठ भारत एक टाइप का कैंपेन है जो कि इंडिया मतलब इसको इंडोर्स कर रहा है। क्या है इसको हम समझेंगे, बट शॉर्ट में आप समझिए। यहाँ पर जो भाषा सर्टिफिकेट कैंपेन है, इसका मेन नेम ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन चाहता है कि मल्टीलिंग्विज्म को प्रमोट किया जाए। ठीक है, कैसे करेगा? इसके थ्रू एक बेसिकली एक मोबाइल ऐप बनाया गया जो कि एंड्रॉइड और एप्पल दोनों के लिए है, iOS दोनों के लिए है। एक टाइप का फोन ऐप होगा। नाउ दिस मोबाइल ऐप हैज बीन डेवलप्ड बाय माईगॉव इंडिया, एक टाइप की टेक्निकल बॉडी है, और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, दोनों ने साथ में मिलकर इस पर्टिकुलर ऐप को बनाया है। अब एम क्या है समझिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए एम ये है कि आप जानते हैं कि हमारे इंडिया का डिफरेंट स्केड्यूल्स हैं। उसमें जो 8th स्केड्यूल है हमारा, मतलब 8th स्केड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसके अंदर 22 इंडियन ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात की जाती है। टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं। तो इसमें क्या किया गया है? देखिए, जो भी वर्ड्स हम जो डेली यूज करते हैं ना, जैसे जो वर्ड्स हम डेली सेंटेंसेस जो हम यूज करते हैं, उन सारे के सारे सेंटेंसेस, मतलब मोर देन 100 डेली यूज के सेंटेंसेस को यहाँ पर 22 डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर इस पर्टिकुलर ऐप के ऊपर डेवलप किया हुआ है। फिर से समझिए, जो बेसिक सेंटेंसेस जो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं, उन सारे के सारे वर्ड्स को, इन सारे के सारे सेंटेंसेस को जो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं, बेसिकली वो उस ऐप के अंदर 22 डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर लिखे हुए हैं। तो जस्ट सपोज आई एम गिविंग अ सिंपल सा मतलब एग्जांपल। जस्ट सपोज यू आर गोइंग टू आस्क हाउ आर यू, ठीक है? तो अगर आपने पूछा हाउ आर यू, नाउ यू नो कि हाउ आर यू को इंग्लिश में बोलते हैं हाउ आर यू। यू नो कि हिंदी में आप मतलब हिंदी में आप इसे कह सकते हैं कि आप कैसे हो, राइट? सिमिलरली इफ यू वांट टू लर्न कि पंजाबी में इसे कैसे कहते हैं, या फिर इफ यू वांट टू लर्न कि मलयालम में इसे कैसे बोलते हैं, इफ यू वांट टू लर्न कि इसे तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में इसे कैसे बोलते हैं, तो यू कैन डायरेक्टली गो टू दिस पर्टिकुलर ऐप एंड जो भी बेसिक चीजें हैं वो सब चीजें आप सीख सकते हो। तो जैसे हाउ आर यू, जैसे एक सिंगल लैंग्वेज हो गया, राइट? एक सिंगल छोटा सा सेंटेंस हो गया। सिमिलरली डेली यूज के और भी जितने सारे सेंटेंसेस हैं ना, उन सब के सेंटेंसेस को 22 डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये यहाँ पर लिख कर दिया हुआ है। तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर पर्सन एटलीस्ट बेसिक चीजें हर एक डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में सीख जाएगा। देखिए, वी डोंट वांट कि हर एक पर्सन यहाँ पर हर एक लैंग्वेज के अंदर प्रोफिशिएंट हो जाएगी, मतलब हर एक पर्सन हर एक लैंग्वेज को जानने लगे। हम ऐसा नहीं चाहते हैं, बेसिक चीजें चाहते हैं कि जो बेसिक चीजें हैं वो सबको सब समझ जाए। नाउ हम जानते हैं, देखिए कि बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस सब, देखिए मतलब वही सब चीजें, असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, तेलुगु, ऐसे करके जो डिफरेंट बहुत सारी लैंग्वेजेस वगैरह हैं, उन सब के सब लैंग्वेजेस के यहाँ पर एक ही ऐप के अंदर सेम मतलब एक लाइन अलग अलग ऐप्स के अंदर लिखी होगी, तो आप उसका डायरेक्टली जाकर यूज उठा सकते हैं। ऑलराइट, समझते हैं एम क्या है। एम ये है कि हमारे कंट्री के जो लोग हैं वो बेसिक कन्वर्सेशन स्किल्स एटलीस्ट अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर कर सके। मतलब जैसे अगर एक पर्टिकुलर पर्सन है तो वो हिंदी, इंग्लिश, मेन जो पंजाबी, जो मलयालम, कन्नड़, ये सब के साथ में जो बाकी जितने भी लैंग्वेजेस हैं, जो मतलब बेसिक लैंग्वेजेस में उनको नहीं आता है, वो सब भी जाकर वो सीख सकते हैं। नाउ एम ये है कि अगले कुछ सालों के अंदर हमें 75 लाख पीपल ऐसे बनाने हैं जो कि बेसिक कन्वर्सेशन स्किल्स जो हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर वो डेवलप कर ले, मतलब उतना वो एटलीस्ट डेवलप कर सके जो बेसिक चीजें हैं वो सब बोल सके। दिस इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। नाउ इसी चीज के लिए यहाँ पर, इस चीज को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर हमें जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसने एक भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी स्टार्ट किया गया। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। देखिए क्या होता है, जब आप इस पर्टिकुलर ऐप के अंदर जाएंगे, जब आप इस पर्टिकुलर ऐप के अंदर जाएंगे, जब आप इस ऐप को मतलब डाउनलोड वगैरह कर लेंगे, उसके बाद यू हैव टू चूज अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। उस लैंग्वेज को चूज करेंगे, उसके बाद आप चीजों को सीखेंगे। ठीक है, चीजों को सीख लेंगे आप, उसके बाद मतलब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स टाइप है, मतलब एक टाइप का गेम टाइप है। आप जाकर सिंपली लेवल सीख सकते हो। उसके बाद क्या होगा, आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा इसी पर्टिकुलर ऐप के अंदर, और उसके बाद जब टेस्ट में आप जैसा भी करोगे उसके हिसाब से आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगी। नाउ तो ये जो सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगी, एक्चुअली आपको शो करेगा कि आपको बहुत सारे मतलब जो जो लैंग्वेजेस आपको आती है वो सब आपको शो करेगा। नाउ मैं अब चाहता हूं कि एक बार आप इस पर्टिकुलर इमेज को फिर से देखो। नाउ देखो, यही वो चीज की बात किया। देखिए, दिस इज अ काइंड ऑफ सर्टिफिकेट, मतलब एक टाइप का ऑब्वियसली एग्जांपल वर्चुअल सर्टिफिकेट जो दिखाया हुआ है। नाउ देयर इज गोइंग टू बी अ सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टेक अ पर्टिकुलर सेल्फी विद योर सर्टिफिकेट। नाउ दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज भाषा विद सेल्फी कैंपेन। ठीक है, सो भाषा विद सेल्फी कैंपेन जो इसी चीज को मतलब प्रमोट कर रहा है, कि बोल रहा है कि जो भी आपको सर्टिफिकेट वगैरह मिल रहा है उसी चीज को आप यहाँ पर प्रमोट करो, हैशटैग भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी के नाम से, और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के बीच में करो। देखिए, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, आई वांटेड टू टेल यू कि एग्जैक्टली भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी है क्या। आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई। ऑलराइट, नाउ देखिए, ये तो हो गया हमारा बेसिक चीज है। अब इससे डेडिकेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं अब हम उसको समझते हैं। ऑलराइट, देखिए, हम जानते हैं कि जो 8th शेड्यूल है उसके अंदर हमारे डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में बात की जाती है, बट यू मस्ट रिमेंबर कि एग्जैक्टली हमारे इंडिया के अंदर टोटल 12 शेड्यूल्स है, एंड यू मस्ट बी वेरी प्रोफिशिएंट इन ऑल 12।
आपको पता होना चाहिए कि एक्जैक्टली कौन कौन से 12 हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है। नाउ आई होप आपने इसका जो बेसिक एक्रोनिम है जो कि हर जगह यूज होता है आपको वो चीज मालूम होगा, बट अगर आपको नहीं मालूम है तो लेट मी टेल यू। देखिए फर्स्ट जो शेड्यूल है दैट सिग्निफाइज टेरिटरीज, ठीक है, मतलब बेसिकली जो यूनियन टेरिटरीज वगैरह वो शो करता है, तो इट शोज टी। जो सेकंड शेड्यूल है इट टॉक्स अबाउट जो अमॉल्टमेंट्स वगैरह है, ठीक है, जो अमॉल्टमेंट्स वगैरह है, जो सैलरी वगैरह है उसके बारे में बात करता है, तो ये एक्चुअली ई है, ठीक है, ई। थर्ड शेड्यूल जो है वो बात करता है ओथ एंड अफर्मेशंस के बारे में, तो वी कैन टेक ए फ्रॉम हियर, तो हम यहाँ पे ए ले सकते हैं। देन फोर्थ शेड्यूल जो है टॉक्स अबाउट द राज्यसभा, कि राज्यसभा के अंदर कितने नंबर ऑफ सीट्स किस पर्टिकुलर स्टेट के होंगे, तो हियर वी कैन टेक राज्यसभा से आर। देन वी हैव शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल टाइप, जो एससी एसटीज है जो एरिया है उसको हम ले सकते हैं। द फर्स्ट 5 शेड्यूल्स आपको याद करने हैं, यू कैन सिंपली लर्न इट फ्रॉम टीयर्स, ठीक है, टीयर्स होते हैं ना आंसू, उससे आप याद कर सकते हैं। टी ए आर, तो टी से हो गया टेरिटरीज, ई से हो गया अमॉल्टमेंट्स मतलब जो सैलरीज वगैरह है, ई से हो गया फॉर्मेशंस यानी कि ओथ एंड फॉर्मेशंस, आर से हो गया राज्यसभा के नंबर ऑफ सीट्स, और एस से हो गया आपका शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल टाइप। ये हो गया हमारे पहले 5। नाउ सी देखिए यहाँ पे नंबर 6 पे आता है जो अदर शेड्यूल एरियाज है, तो हो गया ओ, मतलब अदर शेड्यूल एरियाज है जो कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़ करके बाकी जितने भी है वो सब इसके अंदर आती है। देन सेकंड है मतलब जो 7th है वो टॉक अबाउट आवर फेडरल स्ट्रक्चर, हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है, जहां पर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के बारे में बात करता है। तो 6 एंड 7 जो हो गया वो हो गया ओ एफ, यानी कि टीयर्स ऑफ। नाउ लेट्स आगे देखिए 8th शेड्यूल हमें पता है कि लैंग्वेज के बारे में बात करता है, तो यहाँ पर हो गया एल, ठीक है, राइट, सॉरी दिस इज ओ का मतलब है ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक है, ओ। ऑलराइट, 9th शेड्यूल टॉक्स अबाउट एक्चुअली लैंड रिफॉर्म्स वगैरह के बारे में बात करता है, बहुत सारे सर्टेन एक्ट्स, रेगुलेशन, इन सब के बारे में बात करता है, तो वी आर गोइंग टू टेक एल फ्रॉम इट, तो ओ एल। देन 10th शेड्यूल टॉक्स अबाउट डिफेक्शन, तो यहाँ से हम टेक करेंगे डी, तो ये हो गया ओल्ड, ठीक है, 10 हो गया ओल्ड। फाइनली वी हैव 11th शेड्यूल जो कि बात करता है पंचायत के बारे में यानी कि पी, एंड फाइनली 12th शेड्यूल बात करता है म्युनिसिपैलिटी के बारे में यानी कि एम। सो दिस इज अ छोटा सा एक्रोनिम, आई होप आपको ये चीज पहले से पता थी, बट अगर आपको नहीं पता थी तो आप यहाँ से इस चीज को याद कर सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इजी। नाउ लेट्स ट्राई टू मतलब एक साथ को देखते हैं। देखिए टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वंस अगेन। टी का मतलब है टेरिटरीज, ई का मतलब है अमॉल्टमेंट्स, ए का मतलब है ओथ एंड अफर्मेशंस वगैरह जो है, आर से राज्यसभा होता है, एस से हो गया शेड्यूल एरियाज। अब यहाँ पे शेड्यूल एरियाज हो गया तो ओ से होता है अदर शेड्यूल एरियाज, और एफ से हो गया फेडरल जो लिस्ट्स वगैरह हैं, सेंट्रल लिस्ट अलग है, स्टेट लिस्ट अलग है, राइट, वो सब। फाइनली वी हैव ओ एल डी, ओ से है आपका ऑफिशियल लैंग्वेजेस, एल से है लैंड रिफॉर्म्स वगैरह, और डी से डिफेक्शन, एंड फाइनली वी हैव पी और एम, पी से है यहाँ पर पंचायतीज एंड एम से म्युनिसिपैलिटीज। इट इज वेरी वेरी इजी टू रिमेंबर, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर कि एक्जैक्टली कौन कौन सा स्केड्यूल किस एरिया के अंदर है। दिस कैन बी आस्क्ड डायरेक्टली इन योर प्रीलिम्स एंड किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर डायरेक्टली पूछा सकते हैं। नो सेकंड थिंग, यू मस्ट रिमेंबर कि एक्जैक्टली कौन कौन से लैंग्वेजेस हमारे 22 लैंग्वेजेस के अंदर आते हैं। हमारा 8th शेड्यूल जो है उसके अंदर कौन कौन से लैंग्वेजेस हैं। नाउ इसको आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना है, डोंट रटिफाई दिस पर्टिकुलर थिंग, जस्ट read it multiple times. देखिए we have Sanskrit, we have Punjabi, we have Hindu, Urdu, Bengali, Odia, Assamese, Maithili, Kashmiri, Nepali, Marathi, Konkani. Then we have Sindhi, Dogri, Gujarati, Tamil, Kannada, Malayalam, Telugu, Santhali, Manipur and Bodo. These are the simple 22 languages जो कि हमारे 8th शेड्यूल के अंदर प्रेजेंट है, मतलब ये वो लैंग्वेजेस है जो कि इंडिया के अंदर रिकॉग्नाइज्ड है। ऑलराइट, देखिए अगेन आई एम अगेन सेइंग कि डोंट रटिफाई दिस थिंग, आप सिंपली इसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा चीज। नाउ व्हाट यू मस्ट रिमेंबर इज, अब इसमें से कुछ चीजें जो आपसे क्वेश्चन पूछा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कि 1950 में जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था उस टाइम इनमें से कितने लैंग्वेजेस प्रेजेंट थी, देयर वर टोटल 14 लैंग्वेजेस, ठीक है, जस्ट रिमेंबर कि टोटल 14 लैंग्वेजेस प्रेजेंट थी। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम हियर इज कि एग्जैक्टली कौन कौन से लैंग्वेजेस को रिसेंटली ऐड किया गया है, मतलब सबसे लेटेस्ट कौन सा ऐड किया गया। लेट मी टेल यू, देखिए 2011 के अंदर क्या होता है, देयर वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, दैट वाज 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 92nd एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसके तहत टोटल 4 लैंग्वेजेस को यहाँ पर ऐड किया गया था। वन वाज बोडो, ठीक है, वन वाज, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वन वाज बोडो, सेकंड वाज डोगरी, ठीक है, डोगरी, देखिए बोडो डोगरी ये सब वो लैंग्वेज है जो कि जेएनके के अंदर बोली जाती है। देन वी हैव संथाली, ठीक है, संथाली, एंड फाइनली वी हैव मैथिली। ओके, देखिए रिमेंबर दिस थिंग, 92nd जो अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2011 के अंदर हुआ था उसके तहत टोटल 4 लैंग्वेजेस को रिसेंटली ऐड किया जाता है। वन वाज बोडो, सेकंड वाज डोगरी, थर्ड वाज संथाली एंड फोर्थ वाज मैथिली। जस्ट रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी जितने भी लैंग्वेजेस है उसको आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ लेंगे, आपको याद हो जाएगा, बट इन चारों लैंग्वेजेस आपको पता होना चाहिए कि कौन से लैंग्वेजेस सबसे रिसेंटली ऐड हुई हैं, ठीक है। इसके अलावा वन थिंग, देखिए ओडिया का यहाँ पर स्पेलिंग मतलब चेंज किया गया था रिसेंटली, यहाँ पर ओडिया का स्पेलिंग चेंज हुआ था, तो आपको बस एक चीज ध्यान रखना है कि ओडिया का स्पेलिंग चेंज किया गया था बट ओडिया को रिसेंटली ऐड नहीं किया गया था, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज कर सकते हैं कि क्या ओडिया को रिसेंटली ऐड किया गया, नहीं, ओडिया को 2015-16 के आसपास में क्या हुआ था, इसका स्पेलिंग चेंज किया गया था, तो एक्चुअली इसको नेम ऐड नहीं किया गया था, नेम्स का ओरिजिनल हमारा 1950 वाला कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर प्रेजेंट था, बट जो 4 ये मेन है आपको ये याद रखना है बस, बोडो, डोगरी, यहाँ पर संथाली और मैथिली, ठीक है, 2011 के अंदर इनको ऐड किया गया था। आई होप दिस मच इज क्लियर। ऑलराइट, अब देखिए ये हम समझ गए। फाइनली लेट्स टॉक अबाउट कि एक भारत श्रेष्ठ भारत एक्जैक्टली है क्या। नाउ नाम से समझिए, एक भारत मींस अ सिंगल इंडिया, श्रेष्ठ भारत मींस ग्लोरीफाइड इंडिया। सिंपल वर्ड्स में एक भारत मतलब देखिए डिस्पाइट बीइंग एक टाइप की कल्चरल डाइवर्सिटी का पार्ट होने के बावजूद वी आर अ पार्ट ऑफ अ सिंगल इंडिया, राइट। तो हम क्या करते हैं, जो हमारी जो डिफरेंट कल्चरल अवेयरनेस है, जो कल्चर डाइवर्सिटीज है, जो हमारा नेशनलिज्म है, इसको प्रमोट करने के लिए हम इंडिया की कल्चर डाइवर्सिटी को एक्चुअली सेलिब्रेट करने के लिए हम इस चीज को मनाते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत
भारत को हम यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं. सो दिस वाज एक्चुअली स्टार्टेड इन 2015 और तब से हम हमेशा इस हमारी जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उस चीज को प्रमोट करने के लिए, उस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए इस चीज को हम ध्यान में रखते हैं. ऑलराइट, तो ये था हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत का सिंपल सा कंसेप्ट. आई होप आपको चीज क्लियर है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. यहाँ हम बात करने वाले हैं एक रिसेंटली साइक्लोन आया है. नाउ साइक्लोन का नाम क्या है? दैट इज एमनाथी. नाउ दिस इज अ ट्रॉपिकल साइक्लोन. तो आप समझ गए, ट्रॉपिकल साइक्लोन, इसका नाम है एमनाथी. नाउ द क्वेश्चन दैट विल बी आस्क्ड इज एग्जैक्टली कहां पर आया है. सो यू हैव टू रिमेंबर कि दिस हैज रिसेंटली क्रिएटेड हैवक इन मेडागास्कर. तो मेडागास्कर का जो आसपास वाला एरिया, देखिए मेडागास्कर के अंदर एक सिटी है जिसका नाम है बेसिकली मानाकारा. No one is going to ask you the name of the city. They are only going to ask you कि कौन से कंट्री के अंदर ये पर्टिकुलर चीज आई थी. तो इट हैज बीन रिसेंटली सीन इन मेडागास्कर. तो एमनाथी जो है वो मेडागास्कर के अंदर आई थी. ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग. नाउ जब ये मेडागास्कर के अंदर आई थी तो ऑलरेडी वो काफी ज्यादा वीक ऑलरेडी हो चुकी थी. उसके कारण जो मतलब एक्सपेक्टेड था कि वो शायद बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है, ऑल्दो उतना नहीं किया, बट इसके बावजूद इसका जो विंड स्पीड था दैट वाज मोर देन 100 किलोमीटर से आसपास के लेकर के 140 किलोमीटर के आसपास में. मतलब फिर भी स्पीड काफी ज्यादा थी, उसके कारण काफी डैमेज तो हुआ है. नाउ कुछ दिनों पहले देयर वाज अनदर साइक्लोन जिसका नाम था बत्सिराय. तो बत्सिराय जो था वो भी यहीं पर जो मेडागास्कर वाला पार्ट है वहां पर आया था. तो जस्ट रिमेंबर द नेम्स. फर्स्ट इज यहां पर एमनाथी, सेकंड इज बत्सिराय. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. अब देखिए बिफोर आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं एक्जैक्टली मेडागास्कर कहां प्रेजेंट है. तो देखिए हमने यहां पर देखा कि एक टाइप का ट्रॉपिकल साइक्लोन है. तो ये तो बहुत ही नेम से ऑब्वियस है कि ये ट्रॉपिकल एरिया के अंदर होना चाहिए. जस्ट रिमेंबर देखिए ये यहां पर 0 डिग्री है. दिस इज अराउंड 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड दिस इज 23.5 डिग्री साउथ, यानी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला जो पार्ट होता है दैट थिंग इज कॉल्ड एज ट्रॉपिकल एरिया. ठीक है, ये वाला पार्ट. तो आप देख सकते हैं ये देखिए ये यहां पर 0 डिग्री है, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. तो यहाँ पर दोनों के बीच में यहाँ पर मेडागास्कर प्रेजेंट है. वन थिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर इज यहाँ पर देखिए, तो ये तो आप यहाँ पे मेन चीज समझिए. सेकंड चीज समझिए, जो मेडागास्कर है, मेडागास्कर से देखिए फर्स्ट चीज आपको समझनी है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इससे पास होता है. फर्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सेकंड चीज जो मैं मनाकारा के बारे में बात कर रहा था, दिस इज द प्लेस. मनाकारा के अंदर यहीं पर जो लो प्रेशर बना और यहाँ पर साइक्लोन वगैरह आए हैं. थर्ड चीज यू मस्ट रिमेंबर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट माउंटेन्स यहाँ पर. ठीक है, अनाकात्रा माउंटेन जो कि यहाँ पर मेडागास्कर के अंदर प्रेजेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी इंपॉर्टेंट और एक टाइप का वोल्केनिक माउंटेन है. ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग. सो अनाकात्रा माउंटेन कहाँ पर प्रेजेंट है? दिस पर्टिकुलर थिंग इज प्रेजेंट इन मेडागास्कर. ऑलराइट, ये हमारा बेसिक मैपिंग है जो कि हम मेडागास्कर कर रहे हैं. तो आई होप आपको जो मेन चीजें थी वो चीज यहाँ पर समझ आ गई. देखिए जितने भी नेशनल पार्क है ऑल्दो ये इंपॉर्टेंट है, बट दिस कैन नॉट बी डायरेक्टली आस्क्ड इन यूपीएससी जब तक ये न्यूज में ना हो. तो डोंट रिमेंबर एवरी सिंगल नेशनल पार्क जो कि हमारे यहाँ प्रेजेंट है. अनाकात्रा माउंटेन यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज कुछ दिनों पहले यहाँ पर इरप्शन हुआ था. दैट्स व्हाई दिस इज इन न्यूज. इसलिए जो ये वाला पर्टिकुलर माउंटेन है इसको आपको हल्का सा ध्यान रखना है. ऑलराइट, तो आप समझ गए. देखिए ऑल्दो यहाँ पर इसके अलावा बहुत सारे और भी आपको नेशनल पार्क्स मिलेंगे, बहुत सारे आपको डिफरेंट टाइप के माउंटेन्स वगैरह मिलेंगे. डोंट रिमेंबर एवरी सिंगल थिंग. जो भी चीजें न्यूज में है वो आपको याद रखनी है. देखिए अगर आपको इंडिया स्पेसिफिक याद करनी है तो आप काफी ज्यादा चीजें याद कर सकते हैं, बट अगर आप पूरे ग्लोबल स्पेसिफिक में देखेंगे तो आपको हर चीज याद नहीं करनी है. और जस्ट रिमेंबर दोस थिंग्स जो कि न्यूज के अंदर आ रहे हैं. ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग्स. ऑलराइट, तो आप ये बेसिक चीजें समझ गए कि एक्जैक्टली जो हमारा मेडागास्कर है उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं. तो आप एक चीज समझ गए कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है उससे पास होता है. वन थिंग दैट कैन बी आस्क्ड इज कि अगर ये ट्रॉपिकल एरिया के अंदर है तो क्या इससे ट्रॉपिक्स पास होता है, मतलब क्या इससे इक्वेटर पास होता है? नहीं, 0 डिग्री पास नहीं होता है, बट 23.5 डिग्री जो साउथ है वो इससे पास होता है. नाउ लेट्स डू वन मोर मैपिंग. ऑलराइट, देखिए जो हमारा इंडियन ओशन वाला पार्ट है, राइट, दिस इज द इंडियन ओशन, दिस इज इंडिया. तो ये वाला पार्ट यहाँ पे इंडियन ओशन प्रेजेंट है. ऑलराइट, अब इंडियन ओशन के अंदर मेडागास्कर इज नॉट द ओनली आइलैंड. मेडागास्कर के अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंट आइलैंड्स यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है. नाउ लेट्स सी द नेम ऑफ सम इंपॉर्टेंट आइलैंड्स. ऑलराइट, वन थिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर इज देखिए इंडिया के जस्ट नीचे यहाँ पर देखिए ये तो हम पता है कि लक्षद्वीप प्रेजेंट है. लक्षद्वीप हमारा अपना पार्ट है, राइट. लक्षद्वीप काफी लंबा फैला हुआ है और लक्षद्वीप के जस्ट नीचे यहाँ पर मालदीव्स नाम का एक आइलैंड प्रेजेंट है. मालदीव्स इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया. जस्ट रिमेंबर कि मालदीव्स इज अ इंडिपेंडेंट कंट्री. ऑलराइट, सो यहाँ पर एक हो गया मालदीव्स. सेकंड चीज मेडागास्कर हमने ऑलरेडी देख लिया. इसके अलावा वी हैव सीशेल्स. ठीक है, सीशेल्स आपको ध्यान रखना है. सेकंड वी हैव आगालेगा आइलैंड, देन वी हैव मॉरिशस आइलैंड एंड देन वी हैव रीयूनियन आइलैंड. दिस आर सम ऑफ द आइलैंड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. देन अफ्रीका के कोस्ट के अंदर वी हैव जांजीबार आइलैंड. ठीक है, देन वी हैव माफिया आइलैंड एंड वी हैव अल्दब्रा आइलैंड. ठीक है, देखिए जो ये जांजीबार आइलैंड है, अल्दब्रा आइलैंड है, कोमोरो आइलैंड है, ये सब आइलैंड है कि जो ये ऐसी चीजें जो कि हमेशा फेमस रहती हैं, बहुत ज्यादा न्यूज के अंदर रहती हैं बिकॉज ऑफ साइक्लोन्स. देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन स्पेशली इन सब एरियाज के अंदर बहुत ज्यादा आते हैं बिकॉज आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं. उसके कारण इन सब एरियाज के अंदर बहुत ज्यादा हैवक क्रिएट होता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है. जस्ट रिमेंबर दीस थिंग्स, जो चीजें इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा यू मस्ट रिमेंबर कि डिगो गार्सिया नाम का एक प्लेस है जो कि इंडियन ओशन के अंदर प्रेजेंट है, जहां पर यूएसए का नेवल बेस है. यूएसए का नेवल बेस. ऑल्दो डिगो गार्सिया जो है वो ओरिजिनली यूके का पार्ट है. यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है, बट इट हैज बीन गिवन टू यूएसए ऑन अ लीज और यूएसए ने यहाँ पर अपना खुद का एक टाइप का बेसिकली नेवल बेस बना रखा है. ठीक है, और डिगो गार्सिया इज अ पार्ट ऑफ चैगोस आर्किपेलागो. देखिए आई नो कि दिस इज टू मच इन्फॉर्मेशन फॉर जस्ट अ सिंगल मैप, बट मैं आपको चाहता हूं कि बेसिक चीजें हो ना वो हम मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते रहे. तो आई विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दिस पर्टिकुलर मैप. फिर से हम यहाँ पर किसी और वीडियो के अंदर इसको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे ताकि हम फिर से इसको रिवाइज कर सके. तो दैट्स व्हाई आई वांट यू कि आप हल्का हल्का चीजों को मतलब देखते रहिए. अगर आप देखते रहेंगे, अगर आप सुनते रहेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली अगर एग्जामिनेशन
अगर किसी एग्जाम के अंदर ये चीजें पूछी भी जाती है ना, तो आपको कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपको जरूर याद आ जाएगा कि हमने कहीं ना कहीं सुना था, ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू टेल यू, मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो कि इस चीज से इंपॉर्टेंट है। सो आपने देख लिया जितने भी आइलैंड्स हैं काफी सारे, और स्पेशली देखिए वो आइलैंड जो कि लगातार न्यूज के अंदर रहते हैं, आपको वो तो डेफिनेटली ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने ये सब चीजें देख ली, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि एक्जैक्टली और क्या क्या चीजें हुई हैं। इसके अलावा देखिए कुछ दिनों पहले मेडागास्कर के आसपास में एक और आइलैंड, एक और यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन आया था, उसका नाम था अना आइलैंड, ठीक है, मतलब अना साइक्लोन, सॉरी। एंड फाइनली एक और साइक्लोन आया था, इसका नाम था दुमाको साइक्लोन। नाउ देखिए अना, दुमाको, नीचे पीछे हमने देखा यहाँ पर बाप्सी है, और जो रिसेंट आया यहाँ पर एमराती, ठीक है। तो ये 4 साइक्लोन जो है जो कि मेडागास्कर में पिछले कुछ सालों के अंदर आए हुए हैं, बट हम इसको फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दिस 4 नेम्स, ये आपको बस ध्यान रखना। देखिए अना क्या है, एना क्या है, दुमाको क्या है, बाप्सी क्या है और ये एमराती क्या है, चारों ही ट्रॉपिकल साइक्लोन से, और चारों ही जो ये मेडागास्कर वाला पार्ट है उसके आसपास से आए। ऑलराइट, जब यूएन के पास ये बात पहुंचती है तो यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल वाला पार्ट है वो यहाँ पर इस चीज को मतलब डायरेक्टली क्लाइमेट चेंज से उसने लिंक किया और बोला कि क्लाइमेट चेंज के कारण ये सब चीजें हो रही हैं। जहां पर देखा गया है कि मेडागास्कर का जो नीचे वाला पार्ट है, जो साउथ वाला पार्ट है, वहां पर पिछले 40 साल से, मतलब 40 साल में सबसे बुरा वाला ड्रॉट आया हुआ है। ड्रॉट का मतलब सूखा पड़ गया। सोचिए, एक तरफ सूखा पड़ रहा है और सेकंड तरफ इतनी ज्यादा बारिश हो रही है। ट्रॉपिकल साइक्लोन का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा बारिश, एक्सट्रीम रेनफॉल। तो इतनी ज्यादा रेनफॉल हो रही है नॉर्दर्न पार्ट के अंदर कि वहां पर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई। मतलब समझ रहे, एक तरफ कंट्री के एक तरफ सूखा पड़ा हुआ है और एक तरफ यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश वगैरह हो रही है। तो और एक चीज अगर आप समझेंगे, जो मेडागास्कर वाला पार्ट है वहां पर हर साल नवंबर और अप्रैल के बीच में हर साल बहुत सारे नंबर ऑफ साइक्लोन्स और बहुत सारे स्टॉर्म्स वगैरह आते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक चीज तो ये प्रेजेंट है कि ये डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ जो कैप्रिकॉर्न है उसके आसपास प्रेजेंट है, इसके कारण यहाँ पर जो इंटेंसिटी है वो भी काफी ज्यादा हाई होती है। ऑलराइट, अब फाइनली हम देखते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होता है, और उसके बाद हम कुछ बेसिक मैपिंग देखेंगे और उसके बाद हम इसको फिनिश करेंगे। ऑलराइट, लेट्स सी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या है। देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एक टाइप का बेसिकली रोटेटिंग स्टॉर्म्स होते हैं जो कि लो प्रेशर के कारण बनते हैं। मतलब एक सेंटर होता है जहां पर लो प्रेशर होता है। लो प्रेशर देखिए, लो प्रेशर का मतलब क्या है कि सारा का सारा हवा जो है अंदर की तरफ आ रहा होता है। तो उसके कारण क्या होता है, जो बीच वाला पार्ट होता है ना, वहां पर अमाउंट ऑफ जो स्पीड ऑफ एयर है वो काफी ज्यादा हाई हो जाती है। वो स्पीड ऑफ एयर हाई होने के कारण क्या होता है, वहां पर रेनफॉल बहुत ज्यादा फास्ट होती है, और रेनफॉल फास्ट होने के कारण क्या होता है, वहां पर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन वगैरह कॉज हो जाती है ट्रॉपिकल साइक्लोन के कारण, ठीक है। जैसे रिमेंबर कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं। ऑलराइट, सेकंड चीज, लेकिन जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है उसके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं अलग अलग जगहों पे। कुछ जगहों पे इसको हरिकेन्स बोला जाता है, कुछ जगहों पे टाइफून्स बोला जाता है। विल जस्ट सी इट, मतलब अभी थोड़ी देर में इसको हम देखने वाले हैं। फाइनली आप देखिए, एक चीज आपको देखना है कि जो ये जो इंडियन ओशन है वो काफी वार्म ओशन है। तो वार्म ओशन के होने के कारण यहाँ पर ट्रॉपिकल जो साइक्लोन्स वगैरह है वहां पर काफी ज्यादा देखे जाते हैं, और उसी कारण यहाँ पर जो स्टॉर्म वगैरह होते हैं काफी ज्यादा हाई इंटेंसिटी के आते हैं। मतलब वार्म होने के कारण क्या होता है, देखिए वार्म होने के कारण यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है, और लो प्रेशर क्रिएट होने के कारण यहाँ पर जो साइक्लोन की इंटेंसिटी है वो काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है। ऑलराइट, तो ये था हमारा बेसिक चीज है। अब हम इससे रिलेटेड ही कुछ और इन्फॉर्मेशन है उसको हम समझते हैं। नाउ दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, और जैसा हमने देखा कि इंडिया के आसपास में अगर कोई भी साइक्लोन वगैरह आते हैं, दैट इज कॉल्ड साइक्लोन इटसेल्फ, ठीक है। मतलब नीचे ऊपर कहीं पर भी साइक्लोन आएगा उसे साइक्लोन ही बोलेंगे। ऑस्ट्रेलिया के आसपास कोई साइक्लोन आएगा उसे हम साइक्लोन्स ही बोलेंगे। बट जापान के आसपास में, चाइना की जो ईस्टर्न कोस्ट है वहां पर कोई भी साइक्लोन आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज टाइफून्स, ठीक है, रिमेंबर। सिमिलरली जो नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सेक्शन के अंदर कोई भी अगर साइक्लोन आता है, स्पेशली ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है, दैट विल बी कॉल्ड एज हरिकेन्स। नाउ यू नीड टू रिमेंबर 2 नेम्स है, जापान, चाइना। इसके ईस्टर्न कोस्ट पे कोई भी साइक्लोन आता है दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, टाइफून्स, ठीक है। और जो ईस्टर्न, जो यहाँ पर नॉर्थन अमेरिका है उसके ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में कोई भी साइक्लोन्स वगैरह आता है और किसी भी टाइप का ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है दैट विल बी कॉल्ड एज अ हरिकेन। तो रिमेंबर कि टाइफून कहां पर आता है और हरिकेन्स कहां पर आता है, ये हमारा बेसिक चीज है। ऑलराइट, अब हम यहाँ पर देखते हैं कुछ काफी इंपॉर्टेंट जो कि एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आ सकते हैं। नाउ देखिए, जितने भी साइक्लोन्स वगैरह होते हैं ना, उन साइक्लोन्स का अलग अलग नेम वगैरह दिया जाता है। जैसे रिसेंटली जो अमराती साइक्लोन आया है, मतलब उस साइक्लोन का नेम जो है वो फिलीपींस जो ये मेडागास्कर वाला पार्ट है उन्होंने दिया है, ठीक है। मतलब उन्होंने अपना नाम खुद ही चूज किया था। ऑलराइट, अब देखिए क्या होता है, हर एक साल स्टार्टिंग के अंदर ही, मतलब हर एक साल के स्टार्टिंग के अंदर ही जो जितने भी एक पर्टिकुलर साइक्लोन के नेम है ना, उन सबको पहले चूज कर लिया जाता है, और उसी मतलब साइक्लोन को नेम से पूछा जाता है कि एग्जैक्टली कौन सा साइक्लोन आया हुआ है। तो आपको यहाँ पर जो एक चीज देखना है कि इंडिया एग्जैक्टली कौन कौन सा साइक्लोन का नाम दे रहा है। नाउ देयर विल बी नो क्वेश्चन कि बांग्लादेश कौन सा दे रहा है, ईरान, मालदीव्स, किसी का नहीं पूछेगा। ओनली क्वेश्चन दैट विल बी आस्क्ड इज फ्रॉम इंडिया, ठीक है। इतना ज्यादा डिटेल नहीं पूछ सकता कि किसी और कंट्री का पूछना स्टार्ट कर दे। तो आपको ये वाली लिस्ट जो है ना वो आपको मल्टीपल टाइम्स पढ़नी है। देखिए, गति साइक्लोन आपको पता है कि ऑलरेडी मतलब आ चुकी है, राइट। देन वी हैव जो नेक्स्ट साइक्लोन, देखिए ये क्या होता है, इस तरीके से मूव करता है। पहले सबसे पहले निसर्ग साइक्लोन आया था, देन केम गति, देन केम निवार, देन केम बुरेवी, देन केम टॉटे, आपको याद होगा टॉटे के बारे में, देन केम यास, देन केम गुलाब, देन केम शाहीन, देन केम जवाद। अब देखिए, जो भी नेक्स्ट साइक्लोन हमारे जो नॉर्दर्न ट्रॉपिकल, जो नॉर्दर्न इंडियन ओशन है वहां पर आएगा ना, उसका नाम होगा आसानी, ठीक है। मतलब इस तरीके से काम करता है कि जो भी नेक्स्ट हमारा साइक्लोन आने वाला है उसका नाम होने वाला है आसानी। जो भी उसके बाद जो साइक्लोन आने वाला है उसका नाम होने वाला है सतरंग। उसके बाद जो आने वाला है उसका नाम होने वाला है मॉन्डस। उसके बाद जो आएगा उसका नाम होगा मोचा। उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा उसका नाम होगा बिपरजॉय। उसका नाम जो नेक्स्ट आने वाला है दैट विल बी नेम्ड एज तेज। दैट तेज इज गिवन बाय इंडिया। सो दिस इज द नेम ऑफ 13 नेम्स जो कि हर एक साल हर एक कंट्री को पे मतलब एक टाइप का देना होता है। तो इंडिया ने जो नेम दिया है इस साल वो है गति, देन तेज, देन वी हैव मुरासू, ठीक है। मुरासू ध्यान रखना, आपको मुरासू नेम इंडिया को मतलब इंडिया के द्वारा दिया गया। देन वी हैव आग, देन वी हैव व्योम, देन झर,
Probaho, Neer, Prabhanjan, Ghurni, then we have Ambur, then we have Jaladhi, and finally we have Vega. These are the names which has been given by India, and this is going to be very very important. अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है ट्रॉपिकल साइक्लोन के नेम से, दिस इज द ओनली लिस्ट दैट दे कैन आस्क फ्रॉम. देयर इज नो अदर लिस्ट, आई कैन गारंटी यू दिस. ठीक है, तो आप इस पर्टिकुलर लिस्ट को अगर मल्टीपल टाइम्स पढ़ जाते हैं तो आई कैन एटलीस्ट गारंटी कि इस पर्टिकुलर चीज से आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है. नाउ ओके, ये चीज हम समझे कि इंडिया कौन कौन साइक्लोन का नाम देता है. नाउ इन द रीसेंट पास्ट, पिछले कुछ मतलब सालों के अंदर, एक्चुअली कुछ महीनों के अंदर कौन कौन से साइक्लोन रिसेंटली आए हैं, हम उसे बस इसे देख लेते हैं. फर्स्ट वी हैव अना साइक्लोन, हमने पीछे देखा. देन वी हैव बत्सरा साइक्लोन, हमने पीछे देखा. देन वी हैव दुमाको एंड अमनाती. ये 4 साइक्लोन यहाँ पर ऑलरेडी मेडागास्कर के आसपास में जो एरियाज है वहां पर ऑलरेडी आ चुके हैं. नाउ इसके अलावा देयर आर सम मोर साइक्लोन्स. वन हैज बीन क्लिफ, one has been Fazail, and one has been Vernon. Now ये जो कुछ साइक्लोन्स है which has actually impacted us in recent times, मतलब पिछले कुछ महीनों के अंदर हमें इम्पैक्ट किया है. तो you just must remember कि कौन सा पर्टिकुलर साइक्लोन जो है किस एरिया के अंदर आया हुआ है. देखिए अना, बत्सराय, दुमाको और इमनाती, ये 4 ऐसे एरिया है जहां पे जो मेडागास्कर वाला पार्ट है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आया. तो देखिए क्लिफ, फजाइल एंड वर्नॉन, व्हाट यू मस्ट रिमेंबर इस क्लिफ, फजाइल और वर्नॉन जो है वो किसी भी पर्टिकुलर कंट्री को अफेक्ट नहीं करता है. वो सिर्फ इंडियन ओशन में आके रुक गया था. ठीक है, इंडियन ओशन में आया था, मतलब किसी पर्टिकुलर कंट्री को उसने अफेक्ट नहीं किया था. देखिए आई नो कि जो ये लास्ट वाला टॉपिक था उसके अंदर काफी ज्यादा मतलब इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड था, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन था. बट आई एक्सपेक्ट यू कि आप उसको ना एक दो बार डेफिनेटली रिवाइज करेंगे. अगर आप उसको रिवाइज करेंगे तो विल ऑटोमेटिकली कम इन कॉन्टैक्ट विद ऑल दीज थिंग्स, मतलब आपको चीजें ऑटोमेटिकली याद होनी स्टार्ट हो जाएंगी. ठीक है, तो ये था हमारा सारे का सारा डिस्कशन. आई होप आपको सारी चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई होंगी. आज के जो कुछ क्वेश्चन है रिविजन के क्वेश्चन, आज हम उसे देख लेते हैं. कुछ क्वेश्चन है जो आपको ट्राई करने हैं. मैंने क्वेश्चन को एज रेलिवेंट एज पॉसिबल बनाने की कोशिश की है, ऑल्दो आज का इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा था, बट मैंने कुछ सिर्फ वही मतलब क्वेश्चन को डाला हुआ है जो कि बेसिक क्वेश्चन है. ठीक है, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, जो कि मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन वगैरह दे रखे हैं, उसको हम फिर मतलब मल्टीपल वीडियो के अंदर फिर से रिवाइज करते रहेंगे. मतलब साइक्लोन के नेम वगैरह हम फिर से रिवाइज करेंगे, कौन कौन सा साइक्लोन रिसेंटली आया है हम उसको फिर से रिवाइज करेंगे. द पॉइंट इज कि ये कुछ क्वेश्चन वो हैं जो कि आपको बेसिकली आपको सारे सारे कवर हो जाएंगे. फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट इल फेमस फॉर, किस लिए वो फेमस है. सेकंड चीज, व्हिच इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन इज बीइंग डेवलप्ड बिटवीन इंडिया एंड नेपाल. थर्ड इज, व्हिच टाइप ऑफ रिवर वाटर इज यूज्ड इन रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट. फोर्थ इज, भाषा संगम ऐप हैज बीन डेवलप्ड बाय whom. नेक्स्ट इज, व्हिच आर द लेटेस्ट लैंग्वेजेस टू बी इंक्लूडेड इन द इट्स शेड्यूल, और कब किए गए थे. ठीक है, आपको ये बताना है. एंड द फाइनल क्वेश्चन इज, साइक्लोन एमनाती हैज रिसेंटली हिट व्हिच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, दीज आर सम बेसिक क्वेश्चंस. जो कल के क्वेश्चन थे उसे हम देख लेते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन वाज, बाय व्हिच ईयर हैज इंडिया डिसाइडेड टू अचीव इट्स गोल इन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग. तो आपको याद होगा हमने 3 साल का प्लान बनाया, यानी कि 2022 से लेकर 2025 तक. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन, डियार्थ ग्याथनाथ. नो ये जो था, इट इज अ स्पीसीज ऑफ व्हाट, इट इज अ स्पीसीज ऑफ टेरासॉर. व्हाट आर दिस पर्टिकुलर टेरासॉर्स, दे आर फ्लाइंग रेप्टाइल्स. सिंपल वर्ड्स में माना जाता है कि वर्ल्ड के पहले जो फ्लाइंग रेप्टाइल्स मतलब फर्स्ट फ्लाइंग डायनासोर्स थे, दे वर कॉल्ड एज टेरासॉर्स. थर्स्ट, मिमोनाविक डक्टोरिस. ये क्या है, ये टाइप का प्री हिस्टोरिक बर्ड है जो कि रिसेंटली कहां पाया गया, चाइना के अंदर पाया गया. ऑलराइट. नेक्स्ट इज, रिसेंटली व्हिच एस्टेरॉइड हैज बीन फाउंड विद 3 मून्स. देयर इज मतलब देयर इज एस्टेरॉइड कॉल्ड एज इलेक्ट्रा. ठीक है, इलेक्ट्रा को ध्यान रखना है. और एक और एस्टेरॉइड था ना कल न्यूज में, कौन सा था, सिल्विया. नाउ सिल्विया जो इलेक्ट्रॉइड था उसके 2 मून्स है. ठीक है, तो इलेक्ट्रा के 3 मून्स और सिल्विया के 2 मून्स है. एंड फाइनल क्वेश्चन वाज, सिल्विया इलेक्ट्रा दे आर रिसेंटली सीन न्यूज. क्या है वो, ये ऐसे एस्टेरॉइड्स हैं व्हिच हैज मल्टीपल मून्स. तो ये थे हमारे सारे के सारे टॉपिक्स एंड सारे क्वेश्चंस. आई होप आपको सारी चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई होंगी. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, प्लीज डू मेंशन देम इन कमेंट बॉक्सेस. ठीक है, हम उसको बहुत जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे. ऑलराइट, तो ये थे सारे वीडियोस. आई होप आपको सारी चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई होंगी. इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग.